भाई लोग एक बात बताएं। वो छोड़ो यार, नहीं बोलेंगे अब तो। बहुत बोल लिए यार, अब तो आते हैं यार मुद्दा पे। झूठ मूठ में रोज जो है ना, तुम लोग कहोगे यार सर तो एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन यार एक बात सोचना यार, तुम लोग थ्योरी पढ़ना जरूर। ठीक है, देखो आज हम फिर से पढ़ देते हैं, है लेकिन कुछ हो नहीं इसमें, सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं, है ना। अगर आप शुरू से वीडियो देखिएगा ना, तो हमको नहीं लग रहा है किसी भी टॉप में क्वेश्चन में आप फंसने का कोई चांस से बचेगा आपका, अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं तब। ये हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग सब कुछ बता दिए हम बारी बारी से। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार प्रक्रिया क्या नाम है। मतलब ई सब गप करल है अपना लोग का, ऐसा नहीं है कि कोनो गप छूटल है भाई, है ना। इसलिए शुरू से वीडियो देखिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आपसे कोई सवाल छूटने वाला है एग्जाम में, है ना। और निम्मी पर सवाल चेंज किया गया है ना। चेंज नहीं किया गया है, वो जो पहले का पीडीएफ उस पर डाला था जो भी, उसको हटा करके कुछ नया अपलोड किया गया है, लेकिन सब है यहीं से। अगर आप पढ़े होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, थ्योरी पढ़े होंगे या किसी भी सर का क्लास अगर किए होंगे, तो आपको मिलता जुलता सवाल रहेगा, है ना। टेंशन लेने का नहीं। अब देख लीजिए इसी में, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करने के बाद फिर से ठंडा किया गया उस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है आपसे। तो भैया हम 10-20 बार बता दिए हैं, है ना। उसको कहते हैं टेम्परिंग, है ना। गर्म करके फिर से ठंडा करने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं टेम्परिंग, है ना। ये है इसका राइट आंसर। रोज रोज एक के बात हम नहीं बताएंगे, आप शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, है ना। फिर अब चलते हैं अगला बात पे। कह रहा एनेलिंग का फायदा क्या है ना। एनेलिंग प्रोसेस जो होता है ना, उसका एडवांटेज पूछ रहा है आपसे, उसका फायदा क्या होता है। ठीक है, एनेलिंग प्रोसेस से 10-20 बार तो बताइए दिए हैं। देखिएगा, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए अपना लोग एनेलिंग प्रोसेस करते हैं किसी भी धातु पर, उसके आंतरिक, है ना, स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपना लोग एनेलिंग प्रोसेस करते हैं धातु पर। ठीक है भैया, कुछ हो नहीं है, सब एकदम आम बात है, टेंशन मत लीजिएगा। आप देखते जाइए वीडियो लेकिन शुरू से। अब कह रहा स्टील घटकों के आंतरिक दोष को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आंतरिक दोष को दूर करने की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है। तब भैया आप आंतरिक दोष को स्टील वाले में, है ना, स्टील घटकों के आंतरिक दोष को दूर करने के लिए स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करिएगा। समझ गए, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अगर करिएगा तो उसका जो है आंतरिक दोष दूर हो जाता है भाई लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए, हम इसीलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं चारों ऑप्शन, क्योंकि हम सभी को बता चुके हैं। अब इसी को देख लीजिए, की में सेडल की, वुडरॉप की, जीव हेड की, फेदर किट, सब को हमको बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। अगर आप शुरू से देखे होंगे जो भी बच्चे वीडियो, उसको आंसर अभी देखिए करके, प्रश्न का आंसर उसको मिल गया होगा। इसीलिए हम इसको पढ़ा दिए हैं, दोबारा हम पढ़ा करके समय जो है ना लेंदी चल जाता है, गड़बड़ा जाता है, इसीलिए। अब देख लीजिए, कह रहा है रोशना टॉर्क, है ना, ये ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है भैया, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, वुडरॉफ की। वुडरॉफ की आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का होता है, आधा चांद के तरह, है ना। आधा चांद ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक यूज किया जाता है इसका, वुडरॉफ की का, है ना।
इसी प्रकार का वो बना होता है। आप देखिएगा भाई, हम नहीं बोलेंगे बेसी। जीभ हेड की सबको हम फिगर के साथ बताए हुए हैं। आप पीछे शुरू से वीडियो देखिएगा तो समय बच जाएगा, कुछ आगे जल्दी पढ़ा देंगे हम। अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़पन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं। प्रभावित मतलब डिस्टर्ब होते हैं, समझ गए, इफेक्टेड होते हैं, है ना। किस गुण से, कौन सा गुण से स्ट्रेस और क्या कहते हैं टफनेस और डक्टिलिटी प्रभावित होते हैं, कौन सा प्रोसेस करने से। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्डनिंग के द्वारा, है ना। बाय हार्डनिंग, हार्डनिंग अगर कोई भी धातु पे करिएगा ना तो क्या होगा उस धातु में, है ना, प्रभावित, स्ट्रेस प्रभावित हो जाएगा, टफनेस, डक्टिलिटी, है ना। टेम्परिंग, एनालिंग, सब नॉर्मलाइजिंग, सब को हम बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाए हुए हैं। एक बार आप शुरू से देख लीजिएगा भैया। चलिए अगला सवाल पे। करा किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कनेक्टिविटी कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, कम होती है किस बेयरिंग का, है ना, किस बेयरिंग की उसमें चालकता कम होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लेंगे आपका समय, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ये बात जो है ना पीछे हम नहीं बताए हैं, इसीलिए अभी है ना सीधे आंसर बता करके अगर हम आगे चल जाएंगे ये गड़बड़ा जाएगा, फिर आगे सवाल आएगा, फिर आप वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। है जो है नायलॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, ठीक है, और एगो है, इसको भी ले लीजिए, लेमिनेटेड, है ना, फेनोलिक्स, ये तीनों। और एगो चीज जानते हैं क्या है, उसमें ऑप्शन में नहीं है, प्लास्टिको होता है, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये 1 2 3 और चौथा यहाँ हो जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। ये चारों जो है ना, ये जो होता है इसका जो मटेरियल होता है सिंथेटिक का, है ना, ये बना होता है सिंथेटिक का, याद रखिएगा, सिंथेटिक मटेरियल का। ये कौन कौन, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, और लेमिनेट, फेनोलिक्स हो गया, और प्लास्टिक हो गया। इसका जो मटेरियल होता है भैया वो सिंथेटिक का होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब कुछ कुछ बात जो है सुन करके, लिख नहीं पाएंगे या मोबाइल है, सुन लीजिए थोड़ा सा। ये जो है नायलॉन, ठीक है भैया, ये नायलॉन जो है आपका, ये जो है ना हल्के भार को अगर में प्रयोग किया जाता है इसका, है ना, इसका जो बियरिंग होता है ये हल्के भार के लिए यूज किया जाता है। ये जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग होता है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग मतलब कि स्नेहक, जैसे कि ग्रीस ऑयल का यूज करते हैं ना, मोबिल जिसको बोलते हैं, अलग से डालते हैं ना कोई बेयरिंग वगैरह में, लेकिन ये जो बेयरिंग होता है ना नायलॉन, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, खुद से अपना लुब्रिकेटिंग कर सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए एगो टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन, इसका जो है घर्षण गुणांक, फ्रैक्शन कम होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात, एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसका यूज अधिक तापमान पर भी कर सकते हैं अपना लोग, है ना। घर फ्रैक्शन जब कम होगा तो भैया इसका यूज करिएगा ना तापमान पर, है ना। अगर इसका यूज आप अधिक तापमान अगर कहीं है उस पर भी आप यूज कर सकते हैं, और कम भार के लिए यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये टेफ्लॉन का चर्चा था। अब है क्या, है जो है आपका सिंटाइड अलाय, है ना, एलाय, सिंटाइड एलाय का जो है इसका प्रयोग, ये भी जो है ना आपका सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग है, ठीक है।
इसको भी आपको याद रखना है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग है। अब है जो है लेमिनेटेड फेनोलिक्स, है ना, इसके बारे में सुन लीजिए। जैसे कि ये जो बना होता है ना कार्टन का, है ना, फैब्रिकेट का, एस्बेस्टर का, ये सब चीज़ का बना होता है आपका कौन, लेमिनेटेड फेनोलिक्स, ये बेयरिंग जो होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें झटका सहने का गुण होता है भैया, है ना, ये लेमिनेटेड ये फेनोलिक्स जो है इस बेयरिंग में झटका सहन करने वाला भी गुण होता है। इसमें उष्मा का जो है चालकता कम होता है ना, उष्मा का चालकता कम होता है। इसे ठंडा करने के लिए उचित तापमान का व्यवस्था करना अपना लोग को पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, यही डी नंबर हो जाएगा। जितना आप बात बोल रहे थे ना, तो वही बात यहाँ आपसे पूछ भी रहा था, है ना, आपसे यही उष्मा चालकता कम होता है, इसी से संबंधित ये बात था, ठीक है। इसको ठंडा करने के लिए एक उचित आपको व्यवस्था करना पड़ता है ठंडा रखने के लिए, है ना। इसमें उष्मा चालकता कम होने के कारण इसको ठंडा करने के लिए आपको अलग से जुगाड़ करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल पे। अब है देखिए बियरिंग से है। अब इसमें क्या कह रहा है, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। देखिए बॉल बियरिंग आप देखे होंगे, रोजे देखते होंगे, है ना। बियरिंग जो होता है इसी प्रकार से होता है, और यहाँ पे देखिएगा बॉल लगा हुआ रहता है ना, इसी प्रकार से बॉल लगा हुआ रहता है। इसीलिए अपना बेयरिंग भी बहुत टाइप का है ना, अलग अलग टाइप का होता है। ये बॉल लिखा हुआ है बॉल बेयरिंग, तो यहाँ बॉल लगल है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर जो यहाँ गोल आप घूमो थोड़ा सा मोटा कर दिए, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं क्या, आउटर रेस, आउटर रेस, ठीक है। ये जो रहता है हाउजिंग के संपर्क में रहता है, जहाँ सेट करते हैं ना ये बियरिंग, जहाँ सेट करेंगे, जिस पार्ट में सेट करेंगे ना तो उसी को कहते हैं हाउजिंग, उसी के संपर्क में ऊपर वाला पार्ट रहता है जिसको कहते हैं आउटर रेस, ठीक है। और है जो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, ये वाला हिस्सा शाफ्ट इसमें डलेगा ना, तो ये वाला जो आपका पार्ट है इसको कहते हैं इनर, मतलब अंदर वाला है तो इनर ही ना कहिएगा, हो इनर रेस। इसके ये किसके संपर्क में रहेगा भैया, ये शाफ्ट के संपर्क में रहता है, इनर रेस, ठीक है। और देख लीजिए है एक बॉल से दूसरे बॉल का जो बीच में जो है, ये आपको इस बॉल को जो संभाल करके रखता है, इसी बीच में जो लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं सेपरेटर, सेपरेटर। सुन लीजिए सवाल आपको कहीं से भी आ सकता है, हम एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं आपको, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल है ना, लिख नहीं पा रहे हैं उतना बढ़िया से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता होगा आपको, बाकी हमारा बात सब सुन लीजिएगा। बॉल को एक स्थान पर या उचित दूरी पर रखने के लिए अपना लोग, है ना, ये बॉल को एक उचित दूरी पर, इस बीच में इसके उचित दूरी पर, या आप कह दीजिए एक स्थान पर उचित दूरी पर रखने के लिए अपना लोग सेपरेटर का यूज करते हैं, है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आउटर रेस एंड इनर रेस, आउटर रेस और इनर रेस जो होता है, ये जो दोनों बना होता है ये क्रोमियम निकिल स्टील का बना होता है भाई, ठीक है। मटेरियलो अगर पूछ देगा ना कभी तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, ये आपको हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील का ही बना होता है कभी कभी, है ना, आउटर रेस और इनर रेस। और ये बॉल जो है इसमें यहाँ जो लगा हुआ है आपका बॉल, इस बॉल बेरिंग जिसको कहते हैं, बॉल जो इसका बना होता है, और इस सेपरेटर, ये जो बीच में यहाँ सेपरेटर लगा हुआ होता है, यह प्लास्टिक का, पीतल का, स्टील का बना होता है ना, ये बात भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और बात क्या है,
रेडियल। अब ठीक है, आगे हम एक एक सवाल में आपको सब कुछ नहीं हम बता देंगे, ठीक है। अब जो है अगला जब उस टाइप का सवाल आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए ये जो ग्रूव, ये जैसे कि ये बॉल यहाँ सेट है ना भैया, यहीं पे ग्रूव कटा होता है, मतलब कि बॉल को सेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ गड्ढा बना दिया जाता है, ग्रूव काट दिया जाता है, ठीक है। ग्रूव्स काटने के बारे में आपसे पूछ रहा है, प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स, यहाँ गहरा बॉल को वहाँ सेट करिएगा, थोड़ा सा गहरा नहीं ग्रूव्स काट देता है बॉल को वहाँ फिट करने के लिए, है ना। ग्रूव्स वाले बॉल रेसियस का उद्देश्य क्या होता है, यही जो है ग्रूव जो कटा रहता है, ठीक है। तो उस ग्रूव्स के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें कह रहा है कि अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। अब एक बात जान जाइए, अक्षीय थ्रस्ट क्या होता है। अक्षीय लोड या थ्रस्ट लोड, दो बात होता है। अक्षीय लोड, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए अक्षीय लोड कभी कभी लिखल रहेगा या रहेगा थ्रस्ट लोड। अब देखिए ये जो है ना बेयरिंग, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना आपका शाफ्ट है, इस दिशा में अगर आपका बेयरिंग सेट कर दिए हैं शाफ्ट का, है ना, ये शाफ्ट पे आप सेट कर दिए हैं बेयरिंग, तो लोड अगर शाफ्ट का इस दिशा, यहाँ भी अलग से चक्का है, यहाँ भी एगो बेयरिंग है ना, मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका लोड है बेयरिंग पर, तो उसी को कहते हैं अपना लोग अक्षीय थ्रस्ट, है ना। अक्षीय थ्रस्ट का सामना, ये अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, बॉल के नीचे में ग्रूव्स काट देते हैं, जो आपसे सवाल पूछ रहा है। दो प्रकार का लोड होता है भैया, एगो अक्षीय लोड और थ्रस्ट लोड जो बोल रहे हैं, ये जो है शाफ्ट का इसी प्रकार से सेट होगा। एगो लोड होता है लंबवत लोड या रेडियल लोड, तो अब उस दिशा में क्या होता है जानते हैं, ऊपर से आपको लोड दिया जाता है ना, इसी बियरिंग में ऊपर से लोड है ना दिया जाता है, इसको कहते हैं लंबवत लोड और उसको रेडियल लोड भी कह देते हैं। अक्षीय लोड और थ्रस्ट लोड जो कहते हैं वो इस दिशा में डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये हो गया अक्षीय लोड। ऊपर से अगर लोड लग रहा है भैया, उसको कहते हैं लंबवत लोड या रेडियल लोड, ठीक है। थ्योरी अगर पढ़ लिए होते ना तो वहाँ सभी कुछ हम बताए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए ग्रूव्स काट दिए जाते हैं बॉल के नीचे में, थोड़ा सा गहरा टाइप का, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे। अब देख लीजिए, यह बेयरिंग से है। डबल रो रोलर बेयरिंग का उद्देश्य उपयोग क्यों किया जाता है। अब देख लीजिए बेयरिंग, ये तो बॉल बेयरिंग था ना हो, अब यहाँ है रोलर बेयरिंग। तो रोलर बेयरिंग देखिए रोलर टाइप का, उसमें बॉल के स्थान पर रोलर टाइप का लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार का थोड़ा सा इस प्रकार से रोलर टाइप का लगा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से बॉल के स्थान पे रोलर लगा रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं रोलर बेयरिंग। कुछ वो नहीं है, हम सही बता रहे हैं आपको, ये रोलर हो गया। अब कहा डबल रो रोलर, है ना, डबल रो रोलर। तो डबल रो रोलर क्या हो गया, यही बेयरिंग है ना अपने पास, ये बेयरिंग हो गया, मान लेते हैं ये बेयरिंग है, यहीं पे है ना दूगो है ना रोलर लगा रहेगा, दूगो रोलर, ठीक है, दूगो रोलर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे बॉल है एगो सिंगल वाला बताए थे, ये भी आपका जो रोलर बताए थे सिंगल वाला, यहाँ पे जो है डबल रोलर अगर बोल रहा है तो दूगो रोलर या दूगो बल्ब टाइप का जो रहेगा तो वो रोलर टाइप का रहेगा, तो यहाँ दूगो दो रो में रहेगा, ठीक है। उसी के बारे में कहा डबल रो रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। डबल वाला दूगो बॉल के स्थान पर रोलर का प्रयोग किए, और रोलर जो प्रयोग किए दूगो एक ही रो में, है ना, डबल रो में दूगो रोलर का उपयोग क्यों किया जाता है, यही बात है आपका सवाल का कहना। अब इसका देख लीजिए आंसर क्या होगा, ठीक है। 168 नंबर का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्यों करते हैं,
भारी रेडियल भार को लेने के लिए, रेडियल भार समझिए रहे हैं ना भैया, है ना, अभी तुरंत बताए थे आपको। क्या रेडियल मतलब ऊपर से, है ना, ऊपर वाला भार अगर ढेर लोडेड है, भारी वाला है, तो उसको जो है ना, सहन करने के लिए, भारी रेडियल भार लेने के लिए अपना लोग डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊपर से जो भार लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, रेडियल, है ना, और जो इस प्रकार से साइड से लग रहा है उसको क्या कहते हैं भैया, ये वाला जो भी आपको हम बताए हुए थे उसको कहते हैं अक्षीय थ्रस्ट, है ना। और ऊपर से जो लग रहा है उसको क्या कहते हैं, लंबवत चाहे रेडियल। उस और लंबवत रेडियल को सहन करने के लिए, भारी रेडियल भार लेने के लिए अपना लोग डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए अगला सवाल पे। क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होती है। जैसे ये बेयरिंग है ना भैया, ये जो शाफ्ट है अपना, है ना, उसी पे चर्चा हो रहा है। बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम होती है। शाफ्ट जो है ना जल्दी गलता नहीं है और बेयरिंग गल जाता है, उसकी तुलना करने, इसीलिए सिंपल सी बात है कि अगर छोटा सा बेयरिंग अगर हमारा गल गया, सपोज खराब हो गया, टूट गया, गल गया समझ जाइए ना, है ना, अधिक घर्षण होगा तो टेम्परेचर होता है, अगर सीज हो गया, गल गया, तो बियरिंग को बदल देंगे, छोटा सा आसान सा है, सस्ता भी पड़ेगा। शाफ्ट अगर गल जाएगा, है ना, इसके तुलना में ये अगर इसका गलनांक अगर आपका क्या रहता, इसका गलनांक अगर कम रहता तो क्या होता जानते हैं, शाफ्ट को बदलने में खर्चो ना बेसी हो जाएगा, वो जल्दी बदलाएगा नहीं, शाफ्ट को लेकर थोड़े घूमते रहिएगा आप, लेकिन 4 को 5 को बेयरिंग आप रख करके कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर चेंज करने का जरूरत पड़ेगा तो आप जो है चेंज कर सकते हैं। यह बात जान जाइए ना, शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए अपना लोग, है ना, ये वाला प्रोसेस करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये। अब देख लीजिए, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा सा। प्रिवेंट्स ऑफ शाफ्ट सीजर, मतलब ये हो गया इसका हिंदी में, शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए अपना लोग, शाफ्ट जो होता है बेयरिंग में, जो शाफ्ट जहाँ बेयरिंग लगाते हैं, है ना, उस शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए, है ना, ये वाला काम, ये शाफ्ट है, यहाँ बेयरिंग लगा है, इस शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए, खराब होने से, गल जाने से बचाने के लिए अपना लोग इसका जो गलनांक है इसकी तुलना में, है ना, बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट की गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाफ्ट को सीज होने से बचाने के लिए। ठीक है भाई, अगला सवाल पे चलते हैं। इस वाशर का नाम क्या है, वाशर का नाम पूछ रहा है आपका। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, फिगर देख लीजिएगा ना, समझ में आ जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक और बाहरी वाशर। बाहरियों में वाशर यहाँ बनल है, इसके अंदरों में वाशर बनल है। आंतरिक प्रकार वाशर ऐसा तो है नहीं, बाहरी प्रकार वाशर ऐसा तो है नहीं। आंतरिक और बाहरी वाशर, अंदर में भी वाशर है, अंदर में भी वाशर है और बाहर में भी वाशर है। ठीक है, काउंटर संग वाशर ऐसा कोनो बात है, आप ऑप्शन भी पढ़ करके भी समझ सकते हैं। आप फिगर को देखना अगर जरूरी है ही, बाकी फिगर को याद रखिएगा तो मेरे ख्याल से वो आपको काम आने वाला है। लेकिन ऑप्शन में भी आंसर कभी कभी छुपा हुआ रहता है। यही सब बात था यार, फालतू बात था। आप थ्योरी पढ़िएगा, प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा तो बहुत सारा थ्योरी हम डाले हुए हैं। अब वहाँ अगर आप पढ़ लेते हैं ध्यान से, थोड़ा समय देते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं सही तरीका से, तो आपका फिर तो बेड़ा पार है। ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं जस्ट अगला वीडियो में।
धन्यवाद।